हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी आइल सीरीज की आखिरी वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो होगी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टास्क 1 और टास्क 2 की अप्रोचेस शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आपकी जनरल क्वेरीज और टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन के वक्त एकदम इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको 60 मिनट्स बहुत कम लगते हैं, या कभी कभार आप जब एग्जाम देने जा रहे होते हो आप आइडियाज ही नहीं जनरेट कर पाते स्पेसिफिकली टास्क 2 में। तो मैं ये ऐसी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट, आइडिया क्रिएशन और साथ के साथ कुछ ऐसी जनरल टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपने आइल्स की राइटिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन में एकदम इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपके बैंड इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इजीली 7.5 बैंड्स तो इजीली ले आओगे राइटिंग मॉड्यूल में विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली, अगर तो आपने मेरी आइल्स की बाकी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखना। मैंने एक आइल्स की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग मॉड्यूल्स की डिटेल एनालिसिस और उनकी भी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जो आप उनको उनके रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स में यूज़ कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूंगा, तो उसको भी जरूर चेकआउट करना। वो आपके आइल्स की ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। So without further ado, let's get started. तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक थोड़ी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एकेडमिक राइटिंग के ऊपर। एकेडमिक राइटिंग यूजुअली 60 मिनट्स का होता है, जिसमें दो टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। जो हमारा टास्क 1 होता है वो ज़्यादातर एक विजुअल इन्फॉर्मेशन होता है, लाइक ग्राफ, टेबल, चार्ट, डायग्राम, जिसको हमें एक समराइज फॉर्म में अप टू 150 वर्ड्स लिखना होता है। जो सेकंड होता है हमारा टास्क, उसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, वो यूजुअली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या आर्गुमेंटेटिव होती है, तो हमें उसके बारे में एटलीस्ट 250 वर्ड्स तक तो हमें उसके बारे में लिखना ही, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। सी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ टास्क 1 कर रहे हो टास्क 2, ये होता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो, जो आपका असली में जो एग्ज़ाम होता है वो 60 मिनट्स का होता है, बट मेरे हिसाब से वो 47 से 50 मिनट्स का होता है, प्लस माइनस 1-2 मिनट्स। अगर आप ये स्टार्टिंग के 5-7 मिनट्स अपने टाइम, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट्स और एंड के लाइक 5 मिनट्स अपने एग्ज़ाम में दे दोगे, तो ट्रस्ट मी आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा। सी जो आपका स्टार्टिंग के 5 मिनट्स होते हैं 7, उसमें आपको एकदम घुसते ही नहीं लिखना। आपको 2 मिनट बैठना है, 5 मिनट सोचना है दोनों टॉपिक्स के बारे में, उनके लिए बुलेट पॉइंट्स बनानी है कि आपका क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए। देखो, जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आइल्स का ना, वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में होना चाहिए, यूजुअली 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ, टास्क 1 एंड टास्क 2 में, जिसमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड और थर्ड मेन पार्ट और फोर्थ कंक्लूजन या एंडिंग। तो इसमें आपको अपने सारा जितना भी आपका टास्क 1 है या टास्क 2 है उसको इसमें डिवाइड करना है। अब आपने स्टार्टिंग के 5 मिनट में सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली कि टास्क 1 में मैंने कैसे कि अपने बुलेट पॉइंट्स लिख लिए। अब आप ये भी कह सकते हो कि 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, जो टास्क 1 होता है ना, उसके लिए बुलेट पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन, उसके लिए इतने बुलेट पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादातर ग्राफ या डायग्राम में दिया होता है। ज़्यादा टाइम आपको टास्क 2 में लगाना होता है उसके लिए कि आपको क्या-क्या सोचना है। तो टास्क 1 के लिए तो आप 1-2-3 मिनट में सोच सकते हो कि मैंने क्या-क्या चीज़ें बोलनी है, और वो तो विद टाइम भी निकल जाती है, बट 1-2 मिनट आपको थोड़ा समझने में और 2-4 चीज़ें सोचने में लग जाता है। ठीक। अब आते हैं लाइक जो हमारा टास्क 1 है उसमें किस टाइप के होते हैं, चार्ट हो गए या ये हमारे ग्राफ हो गए। ये चार्ट और ग्राफ की अप्रोच सेम रहती है यूजुअली, जितने भी दोनों होते हैं चार्ट ग्राफ, इसमें ना कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में या ज़्यादा चीज़ों के बीच में। तो इसमें आप कैसे डिवाइड कर सकते हो इनको। देखो, जो आपका फर्स्ट वाला हो गया वो तो आपकी होगी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन की शॉर्ट होती है। आप चाहे जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इसको ही पैराफ्रेज कर सकते हो, इसकी सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, या अपनी तरफ से भी कोई 2-3 लाइन की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है कि आप इसके नीचे क्या बताना चाहते हो। जो आपका सेकंड और थर्ड मेन पार्ट आता है वो कैसे अप्रोच करना होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें डिपेंड करता है कि देखो, अगर तो अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, यूजुअली केसेस में क्या होगा कि आप सेकंड पैराग्राफ में सारा मेल के बारे में लिख दोगे, थर्ड के बारे में थर्ड में फीमेल, और फोर्थ में कंक्लूजन। वो ठीक है, लेकिन वो आपको ज़्यादा बैंड स्कोर करके नहीं देगा। ज़्यादा बैंड कैसे स्कोर करेगा कि आप इन दोनों को कंपेयर करो। जो आपका सेकंड वाला है उसमें आप फीमेल और मेल को पार्ट टाइम कंपेयर करो, थर्ड वाले में फुल टाइम कंपेयर करो, या वाइस वर्सा। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है, जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो एक तो वो चीज़ जल्दी ख़त्म होती है, ऊपर से आप कनेक्टर वर्ब्स, ट्रांजिशन वर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आपकी वोकैबुलरी बैंक एकदम इंक्रीज हो जाता है मिनिमल एफर्ट से।
और वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंगेजिंग होते हैं, कि ये नहीं होता कि फर्स्टली मेल ने पार्ट टाइम में 1000 किया, फिर 800, फिर 700। उसमें होता है कि मेल ने पहले 1000 किया था, बट वेयर एज फीमेल डिड ओनली 700। However, in the coming years, female increased whereas male decreased। तो इसमें जो आपका एक पैसेज होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है और वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिवाइड करना चाहते हो एक पर्टिकुलर केस को। जैसे अब इसमें हम मेल या फीमेल में डिवाइड कर रहे हैं, कि पहले में मेल और फीमेल हमने पार्ट टाइम से कंपेयर कर लिया, फिर फुल टाइम से कंपेयर कर लिया। अब ग्राफ में कैसे हम कंपेयर करें? देखो ग्राफ में तो मैं आपको देखता हूँ, जैसे एक्स एक्सिस से कंपेयर कर लो कि अब इसमें डे टाइम ऑफ द डे दिया हुआ है, ठीक है, 6 to 6 एक सेकंड पैराग्राफ, और बाकी 6 to 6 थर्ड पैराग्राफ, और फोर्थ पैराग्राफ में उनकी कंक्लूजन। कि जैसे अगर इसमें है, इसमें हमें कंक्लूजन देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं कि फीमेल 1990 से 1991 में सबसे ज़्यादा थी, वेयर एज मेल इन अर्ली 70s वर। और इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 6 बजे से पहले ये था, 6 बजे के बाद ये था। जी देखो, इसमें जितना आप इसको कंपैरिजन साइड पे लेके जाओगे, जब दो चीज़ें दी जाती है, वो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसकी अगर आप एक बेसिक अप्रोच रखोगे विद टाइम जाओगे, वो इतना इंगेजिंग नहीं लगेगा कभी आप इन कंपैरिजन में लाने, क्योंकि उसमें आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपका सब कुछ चेक करते हैं जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो इंगेजिंग ज़्यादा होता है। सो ये होती है जब आप या तो चार्ट को अप्रोच कर रहे हो या ग्राफ को अप्रोच कर रहे हो। बट बात आती है अब ये, जैसे हमारे डायग्राम वाले आगे, कि इन डायग्राम को कैसे करें हम। देखो अब डायग्राम इनका फ़ायदा है, ये इसमें ना कुछ सोचना नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसमें पहले वाला नहीं होएगा कि आपने कंपेयर कर रहे, इसमें कंपेयर नहीं कर रहा है, इसमें आपने फर्स्ट वाले में इंट्रोडक्शन दे दी, अब सेकंड से शुरू हो जाओ। इसमें आपको पहले बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर उससे आगे आगे एंड में, और एंड में क्या होके एक कंक्लूजन। अब इसमें आता है कि आप इसको इंगेजिंग कैसे बना सकते हो। इंगेजिंग बनाने के लिए जितने भी इसमें जो ये वो जो होते हैं कीवर्ड जो होते हैं, यही बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इनको ही आपको यूज़ करना है। अब इनको आप कनेक्टर वर्ब में यूज़ कर सकते हो। अब जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, और जैसे इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे, या तो वायर कटर या मोल्ड। अब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, आफ्टर मिक्सिंग सैंड एंड वाटर वी हैव टू वेज। फर्स्टली we can make bricks from cutting from a wire cutter. However, there is a more traditional way in which people used to use mold। तो इसमें आप ऐसे ही लिख सकते हो। बाकी ये जो हमारे डायग्राम वाले होते हैं, इसमें हमारे कुछ हमें एडिशनल दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें हमें इनके स्ट्रक्चर वाइज ही चलना होता है। ये जितने भी इनको कीवर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, बस आपको ये चीज़ रखनी है, जब आप आर्टिकल अपना पैसेज लिख रहे होगे, ये कीवर्ड दिए हुए हैं ना, इनको आपने इंक्लूड करना ही है, इनको आपने इंक्लूड करना है। और ये स्ट्रक्चर रहना चाहिए, ये नहीं है पहले डिगर हुआ, फिर वायर कटर हो गया, फिर रोलर हो गया, या पहले डिगर से डिलीवरी लेके फिर नहीं। इसमें आपको ये एरो वाइज ही चलना पड़ेगा, और ये याद रखना है कि आपको 150 वर्ड्स के अंदर ही इसको खत्म कर देना, 150 से 170, उससे ऊपर ना जाए। ये तो हमारा टास्क वन हो गया थी। टास्क वन तो बहुत सिंपल होता है, डायरेक्ट अप्रोच होते हैं, जो जो गिवन होता है वो आपको लिखना है बस इंग्लिश फॉर्म में, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन को इंग्लिश फॉर्म में समराइज करना है। बट प्रॉब्लम आती है हमारे टास्क टू में। टास्क टू हमारा एक स्टेटमेंट दी होती है, वो ज़्यादातर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एग्री डिसएग्री, इनके ऊपर होता है कि इनको कैसे करें हम। मेन प्रॉब्लम आती है इसमें ही आती है बच्चों को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें मैं आप लोगों को बोलूँगा, इसमें क्या अप्रोच है, जो आपका इंग्लिश चेक करने का वे होता है ना, वो दोनों का सेम होता है। एक 4 लेवल पे चेक करते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वो क्या 4 पॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे ही आपकी इंग्लिश चेक होती है। तो जब आप सेकंड टास्क को अप्रोच कर रहे होते हो, तो उसमें भी सेम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड थर्ड मेन, और फोर्थ हमारा कंक्लूजन। अब इसमें होता है कि जो आपका फर्स्ट, जो आप इसमें अब जैसे एग्जांपल आ गया, टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री। देखो अगर तो आपके पास एग्री के ही बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप सेकंड और थर्ड पैराग्राफ दोनों उसमें इंक्लूड कर लो। बट अगर आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप सेकंड पैराग्राफ एग्री के लिए, एडवांटेजेस के लिए, और थर्ड पैराग्राफ डिसएडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आप दोनों चीज़ें यूज़ कर लोगे, फोर्थ में कंक्लूजन दे दो, जो मैं करता हूँ वो सबसे अच्छा होता है। यूजुअली होता है कि बंदे कहते हैं कि भाई हमें अगर या तो एडवांटेज, या तो अगर हमें अप टू वेट एक्सटेंट यू एग्री होता है या डिसएग्री होता है, तो उसमें हमें एक ही पार्ट देना होता है। बट ऐसा नहीं होता, आप एक पार्ट एग्री का भी कर सकते हो और एक पार्ट डिसएग्री का भी, या एक पार्ट में एडवांटेज या एक पार्ट में डिसएडवांटेज। वो बहुत कम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होते हैं
जिसमें आपको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू अपना बताना होता है, उसमें आप दूसरा नहीं बता सकते, वो यूजुअली बहुत कम आती है। तो जो जो कॉमनली होते हैं वो एग्री डिसएग्री होते हैं या हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। अब जैसे ये आ गया, डू डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवेज द एडवांटेज। अब इसमें जो आपका पहला वाला पार्ट होगा उसमें आप डिसएडवांटेजेस बता दो सारे, और उसके बाद एडवांटेजेस बता दो कि आपको क्यों लगता है कि इंटरनेशनल टूरिज्म के डिसएडवांटेज ज़्यादा है, और उसके थर्ड में बता दिया कि नहीं, ये इंटरनेशनल टूरिज्म तो अच्छी चीज़ है। और उसके बाद आप अपने फोर्थ में अपना कंक्लूजन दे दो जो आपको लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया या एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्री डिसएग्री, ये सारे एक पार्ट के अंदर ही आए। इसमें टास्क वन की तरह नहीं होता कि हमारे डायग्राम्स में डिफरेंट अप्रोच होती है और फ्लो चार्ट में डिफरेंट अप्रोच होती है। अगर आप अपने टास्क टू में पैराग्राफ को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे जिसमें आप एग्री डिसएग्री की दोनों के बारे में बता रहा हूँ, तो वो स्ट्रक्चर एक ही बन जाएगा। उसमें फिर आपको कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि आप क्या-क्या लिखोगे और कैसे लिखोगे। वो मैं आपको सारा एंड में जनरल में बताऊँगा, वो क्योंकि उसमें राइटिंग में जनरल वाली टिप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक तो ज़रूर देखना, क्योंकि जब मैं आपको जनरल की टिप्स शेयर कर रहा हूँगा तो आपकी सारी टास्क 1 और टास्क 2 की चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और एक और ऊपर से आता है कि भाई टास्क 2 को हम अप्रोच कैसे करें, जैसे मैंने बता दिया 4 में करो, इसमें आता है, बट ना भाई इसमें होता है कि आपने बुलेट पॉइंट्स बना लिए। तो ये तो कुछ थी टिप्स जो मतलब एक अप्रोच थी। देखो इसकी ना कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होती, मतलब टास्क टू की आपको है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क टू, लेकिन कोई एक नॉर्मल स्ट्रक्चर या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो हम टास्क टू में ही कर सकते हैं जो टास्क वन में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों सिमिलरली चलते हैं। टास्क टू ये होता है कि बड़ा होता है, इसको आपको 250 वर्ड से ज़्यादा में लिखना होता है, 250 टू 270। तो गाइस ये तो थी एक जनरल अप्रोच जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम यूज करी थी। बट अब बात आती है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो बहुत लोगों को इशू आती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। भाई 60 मिनट्स बहुत कम लगते हैं कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। तो उसको मैं आपको डिवाइड करता हूँ, जो मेरे को भी पर्सनली मैंने यूज़ किया था और सबसे अच्छा भी होता है कि जो आपके एग्जाम होता है वो 60 मिनट्स का होता है, लेकिन आप उसे कंसिडर करो 47 से 50 मिनट्स से। स्टार्टिंग के 5-7 मिनट्स होते हैं वो आप एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ो दोनों, उनके बारे में उसकी कि सोचो कि मैंने क्या लिखना है, एक स्ट्रक्चर बनाओ अपने माइंड में। फर्स्ट वाले जो आपका फर्स्ट टास्क होता है उसमें तो इतना टाइम लगता नहीं स्ट्रक्चर बनाने में, ज़्यादा टाइम आपके सेकंड वाले में लगता है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला टास्क होता है उसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बस आपको वो उसको इंग्लिश में लिखना है। सेकंड वाला टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब आप अपने टाइम को डिवाइड भी कर रहे हो तो लगभग सेकंड वाले टास्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर भी वही दिलाता है। अब जैसे आपने स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट सोचने में, एक स्ट्रक्चर बनाने में, दोनों में बुलेट पॉइंट्स लिख लिए कि मैं क्या क्या लिखूंगा और किस वे में लिखूंगा। अब बात आती है दूसरी। अब जैसे आपने फिर पहला टास्क स्टार्ट कर लिया, पहले टास्क को ट्राई करो 15 से 20 मिनट्स में खत्म कर लो, मैक्स टू मैक्स। तो क्योंकि 150 वर्ड लिखना होता है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता और आपके पास सारा दिया ही होता है, तो उसको ट्राई करो 15 मिनट्स में खत्म कर लो कि आपके एंड में अराउंड 40 मिनट्स के बच जाए। अब फिर बात आएगी जब आप टास्क टू पे करोगे, टास्क टू भी ये नहीं है कि आपको सारा टाइम 40 मिनट्स, उसको भी देखो वो 250 वर्ड ही है। देखा जाए तो वो 100 ज़्यादा वर्ड ही लिखना है ना। अब आप एक चीज़ को आप 20 मिनट में कर रहे हो और दूसरी चीज़ के लिए 40। अगर आपने पूरा मन में दिमाग में स्ट्रक्चर बनाया होगा, ये पता होगा कि क्या क्या लिखना है, तो उसमें 40 मिनट तो पहली बार लगेंगे भी नहीं। तो उसमें ट्राई करो अपनी स्पीड इंक्रीज करने की, कि उस पार्ट को आप 25 से 30 मिनट्स तक कर पाओ या मैक्स 35 मिनट्स। आपको अपने एग्जाम के एंड में 5 से 7 मिनट्स बचानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट्स और लास्ट के 5 से 7 मिनट्स हो गए, यही आपके ना एग्जाम के लिए गेम चेंजर होगा। फर्स्ट के 5 से 7 मिनट्स में आपने सारा स्ट्रक्चर देख लिया, लास्ट के 5 से 7 मिनट्स में आपने सबको प्रूफ रीड करना है। उसमें भी ये है, सबसे पहले टास्क टू को प्रूफ रीड करना है, फिर टास्क वन को करना है। प्रूफ रीड में आपने अपनी सारी गलतियां देखनी है, ये देखना है कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर पाया, क्योंकि कभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और कभी कभी कुछ लिखते टाइम हम कुछ और लिख देते हैं, वर्ड्स खा जाते हैं, जैसे स्किप कर जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ग्रामर देखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है, वोकेबलरी, सब चीज़ें चेक करनी है वो आप जब आप प्रूफ रीड कर रहे हो। आप देखोगे जब आप ये प्रूफ रीड कर रहे होगे आपके आधे बैंड्स तो वहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप अपनी गलतियां खुद निकाल पाओगे, वो गलतियां ठीक हो जाएगी। तो ओवरऑल जब आप अपना पेपर, आपका कोई एग्जामिनर चेक कर रहा होगा, तो कम गलतियां होगी, नंबर काटने को कोई उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, तो वो आपको ज़्यादा नंबर ही देगा। तो ये होता है, आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट्स और लास्ट के 5-7 मिनट्स जो आपके 10 मिनट्स होते हैं ना, ये आपका असली में गेम बनाते हैं।
पूरे एग्जाम के लिए। जो मेन राइटिंग पार्ट होता है उसको आप 50 मिनट्स रखो, और स्टार्टिंग और लास्ट के 10 मिनट्स 5 मिनट्स अपने जो आपने लिखा है उसको असेस करने में लगा। बट ये आता है कि हम भाई कैसे स्पीड इंक्रीज करें, मेन तो ये क्वेश्चन है कि भाई अभी तक हम 60 मिनट में नहीं लिख पा रहे और आप इधर कह रहे हो कि 50 मिनट में लिखे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा। टाइमर लगाओ साइड में। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हो तो कंप्यूटर पे दो, कीबोर्ड पे। अगर आप पेन पेपर बेस्ड दे रहे हो तो उनकी शीट पे लिखो। वो शीट भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, उसकी 3-4 कॉपीज निकाल लो और वहाँ पे देखो कि आपका यहाँ पे 150 वर्ड और 250 वर्ड्स हो रहे हैं। कंप्यूटर बेस में हमें फ़ायदा होता है कि वहाँ पे नीचे वर्ड लिमिट वर्ड दिख जाती है कि हमने कितना लिया, तो वहाँ पे इतना काउंट करने का होता नहीं। बट जो आप पेपर जा रहे हो उसको, उससे पहले आप उस पर प्रिपेयर करना शुरू कर लो। मॉक टेस्ट उस पर ही दो, दूसरे पे दो ही ना। मतलब अगर आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर देने जा रहे हो और मॉक टेस्ट आप पेन पेपर पे दे रहे हो तो वो रहने दो, आप कंप्यूटर पे ही दो। अगर आप और वाइसा वर्सा दूसरे केस में, उससे क्या होगा, उसकी आपकी उस बेस पे आप उस बेस ऑफ टेस्ट पे आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको बाकी तो पता ही होता है कि जो हमारी राइटिंग मॉड्यूल होता है वो 4 लेवल पे टेस्ट होता है। जो होता है टास्क अचीवमेंट की, जो 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 चीज़ें टास्क में दी हुई है वो हमने ली भी है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं चीज़ें बता रहे कि राइटर ने कुछ पूछा था हम बता कुछ रहे। सेकंड होता है हमारी फ्लूइडिटी और क्लैरिटी की, जो हम अपना जो आर्टिकल पैसेज लिख रहे हैं वो कितना फ्लूइड और कितना क्लियर है। ये तो नहीं है कि अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप हो रही है, या जो सेंटेंस बना रहे हैं उनका कुछ मीनिंग नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन पढ़ रहे हो उसे ईजिली समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आता है वो आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज, जिसमें आपकी सारी वोकैबलरी चेक की जाती है कि आप सही वोकैब तो यूज़ कर रहे हो, सेम चीज़ को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे, और आपको ऐसे रिपीट भी नहीं करनी सारी चीज़ें। आपको सिनोनिम यूज़ करने हैं, सेंटेंस को पैराफ्रेज करना है कि आपका वास्ट वोकैबलरी का बैंक आप प्रेजेंट कर पाओ। और जो फिर हमारा लास्ट पार्ट होता है वो आता है हमारी ग्रामेटिकल रेंज। ग्रामेटिकल रेंज में आपकी सारी चीज़ें, आपके नाउन प्रोनाउंस, आपकी ग्रामर चेक करी जाती है कि आप सारी चीज़ों को ग्रामेटिकली ठीक कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये 4 एक क्राइटेरिया होते हैं जिससे आपकी पूरी राइटिंग मॉड्यूल चेक करी जाती है टास्क 1 और टास्क 2 में। अब आती है एक और मेन बात की, जिन लोगों को आइडियाज़ क्रिएशन में बहुत इशू आता है। आइडियाज़ क्रिएशन में ऐसा होता है, अगर तो आपके टॉपिक कोई नॉर्मली है, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे तो आपको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से ही लिंक करके उनको चीज़ें बता दो, तो आपके पास कंटेंट में वहाँ पे कोई कमी नहीं आती। मेन प्रॉब्लम कंटेंट में क्यों कमी आती है, वो आती है अगर आपको कभी राइटिंग में कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है कि आपका जो वोकेबलरी बैंक है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। आपके पास सोचने के लिए वो वर्ड नहीं, आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उनको लिख नहीं पा रहे। तो इसका सिंपल फंडा है कि आपको या तो देखो, आप जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो धीरे धीरे अपना वोकेबलरी बैंक बढ़ाओ, इंग्लिश का आर्टिकल्स पढ़ो, खुद लिखना शुरू करो, ब्लॉग्स, तो न्यूज़पेपर पढ़ो, मॉक टेस्ट दो। और एक और चीज़ होती है कि इसमें जैसे मॉक टेस्ट जो होते हैं उनके जो सोल्यूशन होते हैं वो एक बार पढ़ो, उससे आपकी बहुत अच्छा वोकेबलरी आइडिया रहता है। और बाकी आप तो अभी फिर वोकेबलरी की तैयारी कर ही रही हो, धीरे धीरे अपनी वोकेबलरी बढ़ा ही रही हो, इसमें ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करो। बाकी जो राइटिंग में एडिशनल टिप्स होती है वो मैं यही देता हूँ कि देखो, जो आपके स्टार्टिंग के 5 मिनट होते हैं उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाओ, कभी सेंटेंस ना बनाओ। बाकी कि आप कनेक्टर्स हो गए, ट्रांजिशन वर्ड्स हो गए, इन पे फोकस करो, ये लर्न करो, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना देते हैं। ये ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एकदम। और एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ना फॉलो करो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉलो करो जब भी आप राइटिंग कर रहे हो। स्टार्टिंग में आप राइटिंग कॉम्प्लेक्स करोगे तो गलतियाँ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे आप उनको समझने लग जाओगे कि हम कैसे यूज़ करें। ट्रांजिशन वर्ड भी, कनेक्टिव वर्ड भी सेम है, यूज़ करो, उन्हें भी डिफरेंट यूज़ करो, कॉन्ट्राडिक्टरी सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे फोकस करो। बाकी राइटिंग का तो सीधा एक ही, जितना आप प्रिपेयर कर, जितना आप बार बार लिखोगे वो आपको उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। सो ये तो थी राइटिंग मॉड्यूल की ऊपर एक डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने सारी दोनों टास्क वाइज अप्रोचेज और एक जनरल आपको टिप्स एंड सेंस बताई थी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके आंसर दे देता हूँ। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने मिस कर दी तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, कि जो बाकी व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को देख के अपनी राइटिंग मॉड्यूल की प्रिपरेशन में इंक्लूड करता है। So guys, thank you so much and have a nice day.